इससे घटिया किस्म की तकरीर किसी भी प्राइम मिनिस्टर की, यानी इनसे पहले भी ये ऐसी ही तकरीरें करते हैं, लेकिन ये इनकी लोएस्ट तकरीर थी और इससे इनका ये लेवल पता लगता था कि इस मुल्क में वाकई अगर कोई अनपढ़ प्राइम मिनिस्टर आया है तो ये पहला यही है। मैं समझता हूँ कि ओवैसी को भी बैरंग वापस जाना पड़ेगा और इनका भी मामला, लेकिन इस सारे प्रोसेस में मुसलमान की कुर्बानी को सराहना चाहिए। अभी इलेक्शन होगा और रिज़ल्ट आएगा तो फिर भी क्रेडिट आपको मालूम है किसको मिलेगा? राजभर को, जी, मौर्या कौम को, दूसरी कौम को। ये जो 20% जो आपको जिता रहा है उसका जिक्र भी नहीं होगा। वो ये कहते हैं कि हाँ साहब उसने गुंडागर्दी कम कर दी है। अब गुंडागर्दी को इन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट किया है कि मुसलमान के मतलब गुंडा, मुसलमान के मतलब ये है जेब कतरा, मुसलमान का मतलब ये है कि आतंकवादी है। उसके ऊपर ये कहते हैं कि साहब वो सब ख़त्म कर दिया है। मुसलमान को धुतकारा गया हर पॉलिटिकल पार्टी से, मुसलमान को स्टेज पे बैठने नहीं दिया गया, मुसलमानों से पूछा भी नहीं गया। इससे पहले हर पार्टी ये कहती थी कि मुसलमान अपने मैनिफेस्टो में अपनी डिमांड रखे और वो कहे क्या चीज़ चाहिए हमको। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने मुसलमान से पूछा तक नहीं कि तुम्हारे मैनिफेस्टो में तुम्हारे लिए क्या चीज़ रखूं। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। जिस तरह से पहले चरण के चुनाव परसों होने जा रहे हैं, 58 सीटों पर ये चुनाव है 11 डिस्ट्रिक्ट में। कल प्रधानमंत्री ने लोकसभा में भाषण दिया और आज राज्यसभा में। जिस तरह से कई इश्यूज़ हैं जिनको उन्होंने उठाया, लेकिन पूरे इस अभिभाषण पर सोशल मीडिया पर तरह तरह के सवालात खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से कोविड में नाकाम रही सरकार और उसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को ठहराना, बहुत सारी चीज़ें जो हमेशा घिसे पीटे प्रधानमंत्री के ज़रिए कही जाती हैं कि इतने रोज़गार दिए, 1 करोड़ 20 लाख रोज़गार की बात कही गई कि इन कोरोना काल में 2 साल में उन्होंने मुहैया कराए। लेकिन इसके साथ ही देखने में यह आ रहा है कि प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के चुनाव रैलियों से पूरी तरह से गायब हैं। कल जिस तरह से बिजनौर में एक रैली थी, लेकिन बहाना बनाया गया मौसम की ख़राबी का, उस पर जयंत चौधरी और अखिलेश ने उनकी चुटकी लेते हुए कहा कि मौसम ख़राब नहीं, आपका मौसम ख़राब है, और ये कल से ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पर। इन्हीं सारी चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर पॉलिटिशियन और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब साहब हैं। अदीब साहब, जिस तरह से आज का भाषण भी आपने देखा, तो क्या कहना चाहेंगे? पहली टिप्पणी क्या है? देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट के एड्रेस को के जवाब में जो कल तकरीर की, ऐसी शर्मनाक कि हैरत होती है कि एक इतने बड़े मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इस लेवल की गुफ्तगू करे और ऐसा खुल्ला झूठ बोले। यानी बहुत से सवालात अपोजिशन ने किए थे, क्योंकि जो प्रेसिडेंट का एड्रेस होता है वो प्रेसिडेंट पढ़ता है, लेकिन वो पूरा साल भर की जो कार्रवाई है वो सरकार की जो कर रही है, जो करने जा रहे हैं, इसके ऊपर वो एड्रेस होता है जो प्रेसिडेंट पढ़ता है। यानी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे उसमें किसी चीज़ का जिक्र नहीं था कि भाई कोरोना के साथ क्या हुआ, इस मुल्क में जो जिस तरीके की कम्युनल फीलिंग पैदा हुई और धर्म संसद ओपनली ऐलान किए जा रहे हैं कि हम कत्ल कर देंगे, ओपनली कहा जा रहा है तुमको नमाज नहीं पढ़ने देंगे, ओपनली कहा जा रहा है कि तुमको तुम्हारा लिबास नहीं पहनने देंगे। ये वो सारे इश्यूज थे जिसका जिक्र प्रेसिडेंट के एड्रेस में नहीं था। इसके ऊपर अपोजिशन ने, हर पार्टी ने ये सवाल किया कि भाई ये आप इसके जवाब दीजिए। उस शख्स ने जो कल और आज तो लिमिट ही कर दी। आज तो आप राज्यसभा में अंदाज़ा ही नहीं कर सकते, ऐसा लग रहा था, क्योंकि वो इलेक्शन रैलीज़ में अब जाने के तो काबिल रहे नहीं है यूपी में। तो वो उन्होंने सारी कसर आज राज्यसभा के पसंद पे करी है और दूसरी पार्टियों को कोसना, बुरा भला कहना और
ये तक कह देना कि कोरोना जो है वो कांग्रेस पार्टी ने रेलवे स्टेशन पे टिकट दिए और ऐसे भेजा, मैं समझता हूँ ये बड़ा शर्मनाक और हिंदुस्तान की तारीख में इससे घटिया किस्म की तकरीर किसी भी प्राइम मिनिस्टर की, यानी इनसे पहले भी ये ऐसी ही तकरीरें करते हैं, लेकिन ये इनकी लोएस्ट तकरीर थी और इससे इनका ये लेवल पता लगता था कि इस मुल्क में वाकई अगर कोई अनपढ़ प्राइम मिनिस्टर आया है तो ये पहला यही है। इस मुल्क की बड़ी खुशनसीबी रही है कि यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर जो भी बने बड़े पढ़े लिखे लोग बने, यानी नेहरू को तो खैर लियाकत पूरी दुनिया ही जानती थी, लेकिन जितने भी लोग रहे, गुजराल साहब रहे हों या जो भी रहा, चंद्रशेखर थे, वीपी सिंह थे, सब लोग पढ़े लिखे, यानी ये फ़र्क लगता है कि एक जाहिल और एक अनपढ़ में। अदीब साहब, देखने में ये आता है प्रधानमंत्री की स्पीच हो या रैलियाँ हों, उसकी लैंग्वेज तकरीबन 7 साल से एक सी है। लेकिन अभी हम उत्तर प्रदेश गए थे तो ये देखा कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का पर्दाफाश हो गया है और लोग ये कह रहे हैं कि झूठा प्रधानमंत्री है। जिस तरह की आज भी बातें कही गई, नेहरू को कल जिस तरह से घेरा गया, नेहरू के ऊपर जिस तरह के आरोप लगाए गए, आज टेलीग्राफ में उसको लेकर एक बड़ा लेख आया है कि नेहरू ने क्या किया भारत के लिए, लेकिन उनको जिस तरह से नकारा जाता है, कांग्रेस के दौर को नकारा जाता है और उसको राजशाही परिवार के तौर पर प्रधानमंत्री पेश करने की कोशिश करते हैं, क्या कहना चाहिए? मैंने आपसे ये कहा कि आज उसके ऊपर उन्होंने तकरीर करी है, क्योंकि बहुत से अखबारात ने कमेंट किए हैं कल की तकरीर के कि अगर कांग्रेस ना होती तो जाहिर है कि इस मुल्क में आईआईटी नहीं होती, इस मुल्क में एटॉमिक एनर्जी की रिसर्च नहीं होती, यहाँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस नहीं खुले होते, ये सब चीज़ें सबको मालूम है। तो आज उनकी तकरीर ये थी कि अगर कांग्रेस न होती, और फिर उन्होंने कहा कि तो फिर इस मुल्क में क्या कहते हैं कि फैमिली का जो हिंदी में क्या कहते हैं परिवारवाद, हाँ परिवारवाद नहीं होता और सिखों का कत्लेआम नहीं होता। और यानी अजीब किस्म का आदमी है कि मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है और अगर ऐसी जैसा पहला फेज़ का भी आपने बताया कि आज आखिरी दिन है और 2 दिन के बाद पोलिंग है, अगर यही नताइज यूपी में रहे और ये हारे तो आदित्यनाथ तो वापस चले जाएंगे, लेकिन 24 में इनकी दादागिरी ख़त्म हो जाएगी। अभी जो राहुल गांधी कहते हैं कि इस मुल्क में एक बादशाह आ गया है, कहना तो उनको ये चाहिए था डिक्टेटर आ गया, लेकिन शायद उन्होंने उसका एहतियात की और बादशाह का नाम लिया। इनकी बादशाहत ख़तरे में पड़ जाएगी। वो तो कह रहे हैं 100 साल तक मैं नहीं जाने वाला, 100 साल तक की प्लानिंग कर ली है कांग्रेस ने ना आने की। हाँ, वो तो अमित शाह ने बहुत पहले ही कह दिया था कि हम नहीं जाएंगे। लेकिन मैं मानता हूँ कि हमारे मुल्क की आवाम जो है वो बहुत भोली है और सीधी है, लेकिन इतनी अहमक नहीं है। अब किसी प्राइम मिनिस्टर को आप गांव देहात में आप ही लोगों के प्रोग्राम में देखता हूँ, हर दूसरा आदमी कहता है वो तो झुट्टा है, वो तो झुट्टा है। यानी जब एक प्राइम मिनिस्टर की ये हैसियत हो, लेकिन आरएसएस ने जो नफ़रत का बीज बोझ दिया है वो सिर्फ वही है। अब वो कहते ही हैं कि आप लोगों से पूछिए, मैं आप सोशल मीडिया को देखता हूँ आपके और दूसरे लोगों के प्रोग्राम, एक आध कोई बोलता है हिमायत में कि भाई मोदी की सरकार के सिलसिले में यूपी में, तो जब आप लोग उससे पूछते हैं कि भाई उसने अच्छा क्या किया, कहते हैं सब अच्छा किया। अब ये वो नहीं बता पाता, ये कह नहीं पा रहा है कि उसने, वो ये कहते हैं कि हाँ साहब उसने गुंडागर्दी कम कर दी है। अब गुंडागर्दी को इन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट किया है कि मुसलमान के मतलब गुंडा है, मुसलमान के मतलब ये है जेब कतरा, मुसलमान का मतलब ये है कि आतंकवादी है, उसके ऊपर ये कहते हैं कि साहब वो सब ख़त्म कर दिया है। हकीकत ये है कि जो हिंदू आतंकवादी है और जो हिंदू बलवाई हैं, उन्होंने जो आतंक फैलाया ये हिंदुस्तान में कभी हुआ ही नहीं। आप देखिए कि जिस तरीके से ये भगवा पहन के, लिबास पहन के और हिंदू मज़हब का मजाक उड़ा रहे हैं, इससे ज़्यादा जराइम तो हुआ ही नहीं है।
इससे ज़्यादा पुलिस इनकाउंटर कभी नहीं हुए हैं, इससे ज़्यादा कभी जेल के अंदर लोग नहीं मरे हैं, थाने के अंदर नहीं मरे हैं। लेकिन जो इनके उन्होंने दिमाग में बिठाला है एक सर्टेन अमाउंट लोगों को, वो सिर्फ ये कहते हैं साहब गुंडागर्दी ख़त्म हो गई है। मतलब आप इनडायरेक्टली है कि मुसलमान जो था उसको इतना पीट दिया है कि अब उसके सर उठाने की हिम्मत फिर नहीं। कहा जा रहा है कि सरकार आते ही गर्मी निकाल दी जाएगी। जी, अभी कह रहे हैं, अभी देखिए उसका उल्टा असर हुआ। उन्होंने कहा कि वो मुजफ्फरनगर में और उसमें कैराना में बहुत ठंडक गर्मी चढ़ी हुई है। तो उसका रिएक्शन मुसलमान तो जाहिर है कि बेबस है ना, वो बोल सकता है। और वो मैं देखता हूँ कि टीवी पर भी जब लोग बात करते हैं तो वो हिंदू मुसलमान की बात कर ही नहीं रहा है, वो सिर्फ इसको अवॉइड करता है। और ये मुझे तवक्को नहीं थी। मुझे तवक्को ये थी कि मुझे डर था कि ओवैसी के आने के बाद कहीं ईमान लोगों के ख़तरे में न पड़ जाए और झंडे उठाने लगें और फिर वो माहौल बन जाए। तो इसमें मैं समझता हूँ कि ओवैसी को भी बैरंग वापस जाना पड़ेगा और इनका भी मामला। लेकिन इस सारे प्रोसेस में मुसलमान की कुर्बानी को सराहना चाहिए। मुसलमान को धुतकारा गया हर पॉलिटिकल पार्टी से, मुसलमान को स्टेज पे बैठने नहीं दिया गया, मुसलमानों से पूछा भी नहीं गया। इससे पहले हर पार्टी कहती थी कि मुसलमान अपने मैनिफेस्टो में अपनी डिमांड रखे और वो कहे क्या चीज़ चाहिए हमको। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने मुसलमान से पूछा तक नहीं कि तुम्हारे मैनिफेस्टो में तुम्हारे लिए क्या चीज़ रखूं। ये सब कुर्बानी उसने दी है और उसी की वजह से आज बीजेपी की हालत ख़राब है। इस एहसान को जो पार्टी जीतेगी, बीजेपी को उतारेगी, जो भी हुकूमत बनाती है, कि वो क्या इसको एक्नॉलेज करेगी? इसलिए कि हमारी कुर्बानियों को तो कभी एक्नॉलेज किया नहीं गया। दुनिया की वाहिद कौम है जिसने अपनी कौम को बांटा था सांझी विरासत के लिए, वो देशद्रोही कहलाया। और अब हालत ये हो गई थी कि हमको कुछ भी करें, लिंच करें, कत्ल करें, सरेआम बेइज्जत करें, जेलों में डालें, लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी बोलती नहीं थी। अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज पावर में आने के बाद अगर साथ नहीं देती मुसलमानों का, तो फिर सोचना पड़ेगा कि इस मुल्क में कहीं फिर वो, क्योंकि खुद भाई कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि साथ देंगे? जिस तरह से आपने अभी बात की कि तमाम मुद्दों पर पार्टियां खामोश हैं, जिनको सेकुलर पार्टी कहा जाता था वो पूरी तरह से खामोश हैं। हिजाब का मामला काफ़ी लंबा चल रहा है, लिंचिंग की कोई भी केस हो या कहीं पर भी जुल्म होता है मुसलमान के ऊपर, कोई नहीं बोल रहा। हिस्सेदारी नहीं दी जा रही, टिकट जिस तरह से बंटवारा होना चाहिए था वो भी नहीं दिया गया। कांग्रेस ने टिकट दिए, लेकिन अगर बात करें गठबंधन की तो उसमें कहीं ना कहीं मायूसी मुसलमानों के हाथ लगी है। ख़ासतौर से मुजफ्फरनगर, कैराना और इस इलाके में मुसलमानों को टिकट नहीं दिए गए। तो कैसे उम्मीद करते हैं कि उनको हिस्सेदारी मिलेगी? देखिए, अगर उनको इक़्तिदार चाहिए, मैं तो बहुत शुरू से जिनसे भी मेरे पॉलिटिकल पार्टीज़ में ताल्लुकात हैं, मैंने हमेशा उनसे कहा कि बीजेपी या आरएसएस हमेशा ये कोशिश करती रही कि आप मेरे पाले में आके खेलिए और आप उनके पाले में जाके साबित करने की कोशिश करते रहे कि हम राष्ट्रवादी हैं और हम हिंदूवादी हैं, और इसी में उलझा के उनको रख दिया। अब मुझे ये लगता है कि ये जो नौजवान लीडरशिप आई है, जो इस वक्त मूव कर रही है, चाहे उसमें प्रियंका गांधी हो, चाहे जयंत चौधरी हों या अखिलेश हों, शायद ये सबक सीख लिया इन्होंने। और अभी क्यों तक उनके पास पावर नहीं थी, अगर पावर मिलने के बाद भी उन्होंने ओबलाइज करने की, आरएसएस के माइंडेड लोगों को ओबलाइज करने की कोशिश करी, तो फिर वापसी जब आरएसएस की दोबारा होगी तो ये मुल्क बहुत बुरी हालत में होगा। अब मुल्क बचाने का काम इनके हाथ में है। तो वैसे तो यही बात कह रहे हैं ना कि आप बीजेपी को हराने के लिए कब तक वोट देते रहेंगे? देखिए, एक ये तो उनकी बात इसलिए सही है कि मुसलमान ने किया ही यही, और मुसलमान इर्रेलिवेंट भी इसी बात पे हुआ।
मुझे याद है कि बाबरी मस्जिद से पहले जब हम लोग वाकई यूथ कांग्रेस में यूथ के लीडरशिप करते थे, स्टूडेंट लीडरशिप, तो कभी ये तसव्वुर नहीं था कि किसको हराना है, बल्कि हम लड़ते इसलिए थे कि कैसे जीतना है। फिर बाबरी मस्जिद के वाक़े के बाद मुसलमानों का सिर्फ एक ट्रेंड हुआ कि इनको हराना है, और उसमें हराते हराते हम एक बिल्कुल इर्रेलेवेंट निकम्मा कौम के हैसियत से रहे। 2% 3% वालों के लिए कैसे कैसी दौड़ लगी है समझौता करने की। 20% का जिक्र भी आप टेलीविज़न की डिबेट पे नहीं सुनते हैं। वो कह देते हैं वो तो इनके ही हैं, जाने ही हैं। मैंने किसी डिबेट में, और जो सब इलेक्शन होगा और रिजल्ट आएगा तो फिर भी क्रेडिट आपको मालूम है किसको मिलेगा? राजभर को, जी, मौर्या कौम को, दूसरी कौम को। ये जो 20% जो आपको जिता रहा है उसका जिक्र भी नहीं होगा, उससे कहा भी नहीं जाएगा, उसका एहसान भी नहीं माना जाएगा। ये एक रियलिटी है जिसे हमें अब एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या करें मुसलमान? मैंने आपके चैनल पे ही बहुत रिक्वेस्ट की थी, बहुत बुरा भला भी कहा गया कि वक्त आ गया कि एक बार इनको आपस में लड़ लेने दो और इलेक्शन से हट जाओ। आपके चैनल पे बहुत देखा गया और बहुत लोगों ने कुछ लोगों की समझ में आया, ज़्यादातर लोगों ने कहा ये सठियाया हुआ आदमी है, कोई पोस वोस लेना चाह रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं रहूँ न रहूँ, एक दौर आएगा अगर इसके जाने के बाद और सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां का यही रवैया रहा कि तुम जाओगे कहाँ, तुम्हें तो हमें वोट देना ही है क्योंकि तुम्हारे पास बहुत बड़ा दुश्मन खड़ा है, तो हम वहीं रहेंगे। एक ही तरीका है कि अब ये सरकार जो आ रही है इसको सोचना चाहिए, और मुसलमानों को भी मैं इतनी हैरतज़दा हूँ कि जब आप बेहिसी का आलम मुसलमानों का ये है, हर जगह से धुतराए गए, हर जगह हुआ, यहीं गुड़गांव में ही आपने खुद ही देखा, नमाज तक पढ़ने नहीं दी।